नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का 7वां अध्याय मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं अपनी इस कक्षा में। इससे पहले हमने जब शुरू किया था तो मानव भूगोल की प्रकृति, अर्थ, विषय क्षेत्र और इसके विषय क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल किया जाता है, परिभाषाएं, इन बातों को हमने पढ़ा था। दूसरे अध्याय में हमने जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने जनसंख्या संरचना के बारे में बात की, फिर हमने जनसंख्या संगठन के बारे में बात की और फिर हमने मानव प्रवास के बारे में बात की कि प्रवास कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, जिसमें धारावी बस्ती के बारे में भी हमने अध्ययन किया। जो नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था थी मानव की, जो अधिवास थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से लगातार अपनी कक्षाएं चलती आ रही है, जिसमें अब अपने जब अधिवास की बात कर ली, जनसंख्या के वितरण घनत्व की बात कर ली, उसकी संरचना की बात कर ली, उसके संगठन की बात कर ली, तो उसके बाद में फिर अपना अब शुरू होता है मानव व्यवसाय। दरअसल में व्यवसाय क्या है? मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है सभी में, यह हम सभी जानते हैं। मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है सभी में। मनुष्य को सबसे, वो कहते हैं, श्रेष्ठ भी मानते हैं और सबसे अनुपम और अनमोल धरोहर है परमात्मा की तरफ से पृथ्वी के ऊपर। और मनुष्य सभी का पालनहार भी है। जो जीव जंतु है वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, हर समय कोई ना कोई क्रिया या कोई ना कोई कार्य करता रहता है। इन्हीं क्रियाओं के कारण मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो आर्थिक अर्थ में वृद्धि करे, जो किसी न किसी रूप में, अर्थ कहते हैं धन को, धन में या आर्थिक क्रियाओं में जैसे कोई पैसा कमाने वाली जो क्रियाएं हैं वो उनमें वृद्धि करे, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। जो आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है या जो आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है या जो आर्थिक क्रियाओं से अर्थ की बढ़ोतरी होती है, वो सारी क्रियाएं किसमें आती हैं? आर्थिक क्रियाओं में आती है। वो सभी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। अब जैसे अपने अगर बात करें तो जो पहले प्राचीन समय में जो वनों में रहते थे, आदि मानव की अगर हम बात करें तो जो वनों में रहते थे, तो वनों के अंदर रहने वाला आदमी भोजन का एकत्रीकरण या आखेट, शिकार किया करता था, है ना। और जो घास के मैदानी भागों में रहते थे वो पशुपालन करते थे, पशुचारण का काम करते थे। और जो जलीय क्षेत्रों में रहते थे, जैसे नदी है, तालाब है, झील है, ऐसे क्षेत्रों में रहते थे, तो वो सारे के सारे मछली पकड़ने का काम करते थे। और जो खनन क्षेत्रों में रहते थे, जहां खनन का कार्य होता था, वहां से वो खनिज निकालने का काम करते थे, है ना। इस प्रकार से इनकी क्रियाएं जुड़ी हुई थी, आर्थिक क्रियाएं जुड़ी हुई थी। वन क्षेत्रों वाला शिकार कर लेता, जड़ी बूटियां एकत्रित कर लेता, कंदमूल फल एकत्रित कर लेता, जिससे आर्थिक क्रियाएं चलती थी। घास क्षेत्र वाला पशुपालन करता, पशुओं को, जानवरों को पालता, उनको चराता, उनसे आर्थिक क्रियाएं चलती थी, उनके दूध से, मांस से, चमड़े से, हड्डियों से, इनसे। और जो जलीय क्षेत्रों में रहता था, जो नदी के किनारे या तालाबों के पास में जो रहते थे, वो मछली पकड़ने का काम करते थे। और जो वो खनन कार्य क्षेत्रों में रहते थे, जहाँ खनिजों की बहुतायत पाई जाती थी, बाहुल्य क्षेत्र था, वैसे क्षेत्रों के अंदर वो खनिज निकालने का काम करते थे, खनन कार्यों का काम करते थे। मानव का जो व्यवसाय का कार्य था, उनका जो विकास हुआ और जो बदलती प्रकृति थी, वो कुछ इस प्रकार से भी निर्भर थी कि जैसे आदि मानव जो था वो जानवरों पर आखेट, शिकार पर निर्भर था। अपने भोजन प्राप्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए वो जानवरों का शिकार करता या कंदमूल फल खाता, इधर उधर घूमता रहता, उसको कोई ऐसा सहारा नहीं था। सबसे पहले मानव ने जो पालतू या मानव का जो सहायक जानवर बना वो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। कुत्ते को मानव ने सबसे पहले अपना सहायक माना, अपना दोस्त बनाया, अपना मित्र बनाया और कुत्ते को पाला सबसे पहले, ठीक है ना।
अब उसके बाद में क्या हुआ, उसने धीरे 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 बड़े जानवरों को भी अपना मित्र बनाया, अपना दोस्त बनाया, अपना सहायक बनाया और अपना पालतू जानवर के रूप में पाला उन्होंने बड़े बड़े जानवरों को। अब हुआ क्या कि जब मानव ने जानवरों को पाला और मानव जब आदिम अवस्था में था तो घुमंतु था, अस्थायी प्रवास था उसका, एक जगह स्थायी नहीं था। वो जगह जगह घूमता रहता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं घूमता रहता था। मानव एक स्थान पर स्थायी नहीं था। अब मानव जब घुमंतु था तो वो जगह जगह कहीं चमड़े का तंबू लगा करके या कपड़े का तंबू लगा करके या घास फूस से झोपड़ी वगैरह बना करके अस्थायी प्रवास बनाता, और वहां जब कोई चीज जैसे पशुओं को चराने के लिए घास फूस समाप्त हो जाता, अपनी उद्रपूर्ति के लिए खाने को पूरी वस्तुएं नहीं मिल पाती थी, तो फिर वो दूसरी जगह स्थानांतरण कर जाता, प्रवास कर जाता था आगे, इसलिए अस्थायी प्रवास था। फिर उसने कृषि प्रारंभ की और कृषि में विशेष रूप से झूमिंग कृषि को प्रारंभ किया उसने। कौन सी कृषि को प्रारंभ किया? झूमिंग कृषि को प्रारंभ किया। और झूमिंग कृषि जब प्रारंभ हुई, उसने जब झूमिंग कृषि को प्रारंभ किया तो उसमें मुख्य रूप से झूमिंग कृषि में ये था कि सिर्फ बीज को छिड़क दिया और बो दिया और वहां से पौधे उग गए और कुछ खाने को मिल गया या कुछ भोजन हो गया। लेकिन जब कृषि का कार्य करने लगा मानव, तो फिर उसको स्थायीकरण की आवश्यकता पड़ी। भूमि कृषि तो स्थानांतरित कृषि थी, जल कृषि थी, है ना, जो जंगलों को काट करके जला करके और की जाती थी। लेकिन कृषि के विकास के कारण ही मानव ने स्थायित्व किया, अन्यथा मानव प्रवासी रहता, इधर उधर घुमंतु खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता हूं, ठीक है ना। लेकिन कृषि के कारण उसको स्थायित्व लाना पड़ा। जैसे भारत के अंदर सिंधु सभ्यता है, जो है ना, भारत की सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है वो, है ना, चीन की हवांगो नदी घाटी जो है वो, मिस्र की नील नदी की जो नदी घाटी है वो, और मेसोपोटामिया की जो दजला फ्रात नदियां हैं उनके बीच में जो सभ्यताएं पनपी, ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है ना। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी ये सारी की सारी उस समय स्थायित्व रूप लेकर के उभरी, और इन सब में भारत ने सबका नेतृत्व किया, ये भी ध्यान रखना। अब जैसे भारत की सिंधु, चीन की हवांगो, मिस्र की नील और मेसोपोटामिया की दजला और फरात नदियों के अंदर नई सभ्यताएं, बड़ी सभ्यताएं जो विकसित हुई वो बड़े आयाम लेकर के विकसित हुई, है ना उस समय, और बड़ा मतलब इनका विकास हुआ। उस समय की वो नगरीय व्यवस्थाओं में भी शामिल है और ग्रामीण व्यवस्थाओं में भी शामिल है। तो उस समय नगरीय सभ्यताओं का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद में फिर एक युग आया पुनर्जागरण काल। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उससे पहले पोप पादरियों का इनका बड़ा वर्चस्व था, और वो लोग अपने हिसाब से नक्शे जारी किए, अपने हिसाब से ही उन्होंने पूरे वैज्ञानिक तर्कों को नहीं माना उन्होंने। जिसने किसी ने भी वैज्ञानिक तरीके से कोई तर्क देना प्रारंभ किया या नई खोज की तो उसको यातना ही दी। लेकिन ये युग समाप्त होने के बाद में फिर एक नया युग आया जिसको पुनर्जागरण युग या खोजों का युग कहते हैं। खोजें प्रारंभ हुई और उसमें यूनानी और रोमन लोगों की, रोमन सभ्यताओं का इनका बड़ा योगदान रहा इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में इसको कुछ कालखंडों में बांटा मानव विकास को। जो व्यवसायों का वर्गीकरण करेंगे, जो क्रियाएं करेंगे हम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये क्रियाएं करेंगे, उससे पहले इसको कुछ कालों में बांटा। और सबसे पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा आता है? कौन सा काल आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या हुआ? इस काल के अंदर, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव शिकारी या भोजन एकत्रीकरण करने वाला था। मानव एक जगह स्थायी नहीं था। उस समय झूमी कृषि की, कुत्ते को पाला, अन्य जानवरों को पाला, जिनको अपना दोस्त बनाया उसने। और झूमी कृषि में भी स्थानांतरित कृषि थी। फिर इसका जो मुख्य काम था वो था लकड़ी काटना या मिट्टी के, हड्डियों के या
लकड़ी के औजार ही काम में लेता था ये उस समय प्रागैतिहासिक काल में। ऐसा कोई विकसित अवस्था के अंदर नहीं था मानव, मतलब उस समय भी बहुत ही आदिम अवस्था के अंदर था। लकड़ी के, मिट्टी के, इनके औजार, जैसे पत्थर से शिकार कर लिया, लकड़ी का कोई भाला बना लिया, या लकड़ी के द्वारा ही हल बना लिए, लकड़ी के द्वारा ही उस मिट्टी को सही कर लिया। कोई ऐसा औजार नहीं था उस समय। तो ये क्या था, प्रागैतिहासिक काल था, बहुत ही प्राचीन काल के अंदर, अति प्राचीन काल के अंदर, जब मानव आदिम अवस्था के अंदर अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद में आया प्राचीन काल। वो अति प्राचीन काल या प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, ये आएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल के अंदर क्या हुआ, मानव जो था वो लोहे का, तांबे का, कांसे का, इनका प्रयोग प्रारंभ किया मानव ने प्राचीन काल के अंदर। कुछ धातुओं का उपयोग, और ये भी धातु कौन सी, कठोर धातुओं का उपयोग, और धातुओं के द्वारा ही उसने औजार बनाने प्रारंभ किए। धातुओं के और लकड़ी के औजार बनाने प्रारंभ किए। अब लकड़ी के तो प्रागैतिहासिक काल में ही शुरू कर दिए थे, लेकिन लकड़ी के ऊपर भी लोहा चढ़ा करके, या तांबा या कांसा या पीतल, इस तरह की धातुओं का, जो कठोर धातुएं थी, उनका प्रयोग प्रारंभ किया मानव ने। बेलों से खेती करना प्रारंभ किया। इसका मतलब बहुत सारे जानवरों से, गायों से, भैंसों से, बैलों से, इनसे दोस्ती कर ली उसने, है ना, ऊंटों से, हाथी से, घोड़े से। एक सभ्य समाज का विकास हुआ उस समय प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में नहीं था ये। और स्थायी कृषि प्रारंभ की उसने। स्थायी कृषि प्रारंभ हुई तो जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता है ना, और जैसे मिस्र के पिरामिड है ना, यूनानी और रोमन नगरीय सभ्यताएं हैं, ये उच्च सभ्यताएं विकसित हुई उस समय। अपने जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो नगरीय व्यवस्था है, उसको आप देखोगे, पानी की निकासी के अलग नालियां बनी हुई हैं, पूरा नगर एकदम परकोटे के अंदर है ना, और बड़ी विकसित नगरीय सभ्यता थी। बीच में जैसे अलग पार्कों की व्यवस्था होना, चौराहों की व्यवस्था होना, सड़कें पक्की होना, है ना, नालियां पक्की होना, बड़े बड़े स्नानागार मिलना, इस तरह की जो थी वो सभ्यता प्राचीन काल की सभ्यता थी। उस सभ्यता के अंदर बैलों से खेती करने प्रारंभ की, बैलों को पालना प्रारंभ किया, है ना, और जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं उस नगरीय सभ्यता के अंदर, लेकिन वो नगरीय सभ्यता थी। अब मिस्र के जो पिरामिड हैं, जहां राजा महाराजाओं के सब सुरक्षित रखे हुए हैं, ऐसा रासायनिक लेप लगा करके कि आज भी वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, खराब नहीं हो रहे हैं, सड़े गले नहीं है वो, है ना, जिनको मम्मी कहते हैं अपने, है ना। तो ये जो मिस्र के पिरामिड हैं, ये उच्च वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अशोक स्तंभ है लोहे का, जिसमें आज इतने वर्षों बाद में भी जंग नहीं लगा है ना, तो ये उच्च वैज्ञानिक प्रतीक हैं। उस समय विज्ञान भी बड़ा, तकनीक भी बड़ी ऊंची थी, और नगरीय व्यवस्था विकसित हुई। इस कारण से तकनीक, विज्ञान और ये सब उच्च तकनीकों के आयाम थे, बड़े ऊंचे स्तर की बात थी इनकी, है ना। तो प्राचीन काल के अंदर बहुत अच्छा विकास किया। फिर आया जी मध्यकाल। और एक चीज ध्यान रखना, प्राचीन काल में ईसा से 2500 वर्ष पूर्व की बातें कर रहे हैं अपने, जो है ईसा से 2500 वर्ष पूर्व की बातें कर रहे हैं ये अपने, ठीक है ना। और ये लगभग ये मानो 600 ईस्वी तक ये चला ऐसा दौर, जिसके अंदर ऊंचे ऊंचे आयाम आए। उसके बाद में फिर आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। मध्यकाल में जैसे 600 से 15वीं शताब्दी तक का काल जो है वो मध्यकाल में शामिल किया। इस समय जागीरदारी और सामंतवादी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बड़ी बड़ी जागीरें होने शुरू हो गई, बड़ी बड़ी रियासतें, बड़ी बड़ी जागीरें बड़े बड़े टुकड़ों में बंट गए अलग अलग, है ना। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण भी करते, छोटे को जीत लेना, बड़ों के ऊपर आक्रमण कर देना, या इस तरह का मतलब। और उस समय भी बड़ी नगरीय सभ्यताएं बड़ी विकसित हुई, और विज्ञान भी बड़ा विकसित हुआ। उस समय धातुओं के औजार, अलग अलग धातुओं के, जहां जिसकी आवश्यकता है, बहुमूल्य धातुओं का भी प्रयोग प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। अधात्विक जो खनिज पदार्थ हैं उनका भी प्रयोग प्रारंभ हुआ। खेती भी बड़ी उन्नत तरीके से की जाने लगी मध्यकाल के अंदर।
कुछ सभ्य समाज बहुत ही ज्यादा विकसित होना प्रारंभ हुआ और उस समय जागीरदारी और साम्यवादी दोनों ही बातें शुरू हो गई, जिसके अंदर कुछ लोगों को ये घाटा भी हुआ कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, कर्जदार हो गए, साहूकारों के और जागीरदारों के कर्जदार हो गए, गुलाम बन गए, है ना। सामंतवादी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, सामंतशाही चलने लगी। तो इस कारण से ये मध्यकाल के अंदर भारत विश्व गुरु के रूप में उभर करके आया। मध्यकाल में भारत विश्व गुरु, सोने की चिड़िया कहलाने लगा उस समय। और भारत के जो लोग थे वो बड़े धनी थे, शिक्षा के केंद्र थे, यहाँ शिक्षा का विकास हुआ। नालंदा, तक्षशिला ये विश्वविद्यालय उसी जमाने के हैं, ठीक है ना। तो उस समय लोग बाहर से, विदेशों से यहाँ पढ़ने आते थे और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहता था और भारत ने सभी का प्रतिनिधित्व किया। तो ये मध्यकाल की बात थी। फिर आया आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो यूं मानते हैं कि 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक, आज तक, यूं कह सकते हैं। इस आधुनिक युग के अंदर कृषि क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा हुआ, उद्योगों का विकास बहुत ज्यादा हुआ, विज्ञान का विकास बहुत ज्यादा हुआ, सभी क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े आयाम हुए। परिवहन के साधन द्रुत गति के चलने लगे। जो पशुओं को मित्र बनाया था आवागमन के लिए या खेती के लिए, वो अब मशीनों से प्रारंभ हो गए, मशीनी युग आ गया था, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी से मान सकते हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिक क्रांतियां प्रारंभ हुई। उसके बाद में मनुष्य का काया पलट होने लग गया और ये मानो कि और ज्यादा विकसित होने लग गए, और ज्यादा उभार आने लग गया सभ्यताओं में। बढ़िया चरमोत्कर्ष जो कहते हैं उस स्टेज के ऊपर विश्व पहुंच गया। उस समय क्या हुआ, नई नई उन्नत, नए नए रासायनिक उर्वरक, नए नए कीटनाशक, नए नए बीज निकाले गए उन्नत किस्मों के, जिनसे कम समय में ज्यादा पैदावार लेने प्रारंभ किए। मानव ने सिंचाई के साधनों का नया नया प्रयोग प्रारंभ किया। सिंचाई के लिए नहरों निकाली गई, नहरों के द्वारा सिंचाइयां करने लगे, है ना। जहां मरुस्थल था उन क्षेत्रों में भी सिंचाई के साधन पहुंचने शुरू हुए। उस समय उन क्षेत्रों में भी अच्छी कृषि फसलें लेने लगे। तो इस प्रकार से आधुनिक क्रियाओं में ये सबसे ज्यादा विकास प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति से उद्योगों के अंदर नाना प्रकार के, जैसे कपड़े का अलग, खनिज का अलग, धात्विक अलग है, धात्विक अलग, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कारखाने लगे और द्रुत गति के साधन चलने लगे, परिवहन के साधन चलने लगे, है ना, उस समय में। और आज वर्तमान में आप देख रहे हो सूचना प्रौद्योगिकी का इतना विकास है, द्रुत गति के इतने साधन विकसित हुए हैं जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पुराना आदमी जो प्राचीन काल का है या मध्य काल का है वो कल्पना ही नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस समय जानवरों का महत्व कुछ कम हुआ। जो खेती बैलों से, ऊंटों से की जाती थी, वो खेती अब ट्रैक्टरों से, मशीनों से की जाने लगी। काम कम हो गया, काम बहुत द्रुत गति से समाप्त होने लगा और काम कम हो गया और मनुष्य की आवश्यकता भी कम पड़ने लगी, जानवरों की आवश्यकता भी कम पड़ने लगी। इनसे कुछ ना कुछ हानि हुई और प्रदूषण बढ़ा और इतनी जहरीले गैसें हो गई कि जैसे भूमंडल का तापमान बढ़ने लग गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव बढ़ने लग गया, जहरीली गैसें होने लगी, पर्यावरण प्रदूषण होने लग गया, वनों की समाप्ति होने लगी, कुछ जानवरों की, कुछ वृक्षों की, पौधों की, वनस्पति की, जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होने लग गई, है ना। तो इससे मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा। लेकिन इसी समय ये क्रियाएं जो थी, ये आर्थिक क्रियाएं, ये 5 विभागों में बांटी गई। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। अब अपने इन 5 क्रियाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा विस्तार से करते हैं। उसके बाद में फिर ये 5 की 5 क्रियाएं अपने आगे क्रम से अध्ययन करेंगे, इनके बारे में पूरा डिटेल में। तो इस अध्याय में अपने मुख्य मुख्य थोड़ी थोड़ी चर्चा इनकी कर लेते हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय क्या है? प्राथमिक व्यवसाय, जैसे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, उसको प्राथमिक उपचार क्या दोगे? यही है कि कहीं से खून बह रहा है तो उसको रोक दें, पट्टी कर दें उसके ऊपर, है ना। उसको कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे उसको बहुत ज्यादा पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, और उसको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। इस तरह से होता है ना। तो वही प्राथमिक क्रियाओं में है। प्राथमिक क्रियाओं में क्या है कि
जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसका मतलब होता है कच्चा माल, जिसमें भोजन एकत्रीकरण हो सकता है, लकड़ी काटना हो सकता है, शिकार करना हो सकता है, पशुपालन करना हो सकता है, पशुचारण जो चलवासी पशुचारण या स्थायी पशुचारण ये सब आ सकते हैं, कृषि आ सकती है जिसमें स्थानांतरित कृषि, झूमी कृषि ये शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। आदिम अवस्था जो कृषि की है वो, इसमें सघन कृषि भी की जा सकती है, स्थायी कृषि भी की जा सकती है, प्रारंभिक रूप कृषि का, ठीक है ना, आधुनिक रूप नहीं। और खनन कार्य, उसमें खनन कार्य शामिल किया जा सकता है, जिसमें जैसे विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें भी ये क्रियाएं चलती हैं, तोषण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें भी प्राथमिक क्रियाएं चलती हैं, और शीत कटिबंध है उनमें भी प्राथमिक क्रियाएं चलती हैं। ठीक है ना। तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत, इन सब के अंदर भी ये प्राथमिक क्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में प्रारंभ है आज भी, वर्तमान समय में भी। और सबसे पहली जो रीड है, सबसे पहला जो प्रारंभ की अवस्था है वो प्राथमिक क्रियाओं से ही प्रारंभ होता है। अगर कच्चा माल नहीं होगा तो आगे की क्रियाएं होंगी नहीं। तो इसके अंदर ये होता है कच्चा माल संग्रहित करना, जैसा प्रकृति से मिला, जैसा मानव ने पाया वैसा का वैसा इस्तेमाल कर लेना प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। प्राथमिक क्रियाओं का काम है। मान लो जैसे मैं सेब लाया तोड़ करके और सेब सीधे मैंने खा लिए, तो ये प्राथमिक क्रियाओं का कार्य है, कच्चा माल था। ठीक है ना। सेब से मैंने कैंडी बना ली, सेब की मैंने स्लाइस बना ली, सेब के मैंने कोई और उत्पाद बना लिए, चिप्स बना लिए, या सेब को सुखा लिया, या कोई सेब का रस निकाल लिया, डिब्बा बंद कर लिया, वो सारे द्वितीयक उत्पाद में आ जाएंगे, प्राथमिक क्रियाओं में नहीं आएंगे। जैसा प्रकृति से मिला वैसा मैंने खा लिया या वैसा मैंने प्रयोग कर लिया, अपने जीवन में काम में ले लिया, वो प्राथमिक क्रियाओं में कच्चा माल है। या मैंने आगे फैक्ट्रियों को, उद्योगों को बेच दिया, ठीक है ना, तो वो मेरा कच्चा माल है, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाओं का अर्थ होता है उद्योग धंधे या विनिर्माण, जिसके अंदर भवन निर्माण भी हो सकता है। विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीजें, लेकिन आज वर्तमान समय में विनिर्माण का अर्थ सिर्फ हाथ से बनी हुई वस्तुएं नाम रह गया है, बाकी सब काम मशीनों से होता है, कोई भी काम हाथ से नहीं होता। द्वितीय क्रियाओं का मतलब ये भी होता है कि जो प्राथमिक क्रियाओं में उत्पाद हमें मिला उसको परिष्कृत किया, और परिष्कृत करके उसकी कीमत बढ़ा दी, मूल्यवान बना दिया उसको, और फिर आगे बेचा, परिष्कृत करके उसका रूप परिवर्तन कर दिया हमने। जैसे हम बाग से सेब तोड़ करके लाए, अगर हम सीधे कच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, वो ज्यादा अपने 1-2 दिन चल सकते हैं, है ना, नहीं रहेंगे। लेकिन हमने सेब का रस निकाला और उसको डिब्बा बंद किया और वो महीनों तक चलेगा, फिर हमने आगे बेचा उसका। अब सेब 100 रुपए किलो मिल रहे हैं और उसका रस जो है वो 1000 रुपए किलो मिल रहा है, तो फिर देखो आप कितना अंतर आ गया। गेहूं है, गेहूं जो है वो 20 रुपए किलो मिल रही है, और गेहूं का जो आटा है वो 25 या 30 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन जो बिस्किट है वो 10 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है। वो क्या है? परिष्कृत है, उसका रूप परिवर्तन कर दिया, ठीक है ना, उसका रूप परिवर्तन करके उसको और अत्यधिक मूल्यवान बना दिया, वो द्वितीय क्रिया में शामिल है, जिसमें उद्योग आ सकते हैं, विनिर्माण उद्योग आ सकते हैं, भवन निर्माण आ सकता है। ये सब बातें किसमें आती हैं? द्वितीय क्रियाओं में शामिल की जाती है। तृतीय क्रिया, तृतीय क्रियाओं को, तृतीय व्यवसाय को सेवा व्यवसाय भी कहते हैं, सेवा सेक्टर भी कहता है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर परिवहन के साधन जितना भी संचालन हो रहा है वो, व्यापार वाणिज्य की क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं वो, प्रशासनिक क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं वो, संचार सेवाएं जितनी भी हो रही हैं वो, ठीक है ना, इनमें ये सब चीजें जो भुगतान के बदले मिलती हैं और है क्या? सेवा है। जैसे नाई के पास में गए हजामत करवाने हम लोग, उसने क्या किया? अपने बाल काटे, दाढ़ी वगैरह बनाई, है ना, बढ़िया मालिश मुलिश करी, सेवा कर रहा है ना, लेकिन बदले में हम क्या देते हैं? भुगतान देते हैं, पैसे देते हैं, है वो सेवा। दर्जी के पास में गए हम लोग, उसने अपने कपड़ा दिया, उसने उसको काट पीट करके बढ़िया सिलाई करके और अपने लिए अच्छी पोशाक बना करके दी, वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, लेकिन बदले में क्या ले रहा है? भुगतान ले रहा है।
तो तृतीयक सेवा सेक्टर भी कहते हैं इसको, तृतीयक क्रियाओं को, जिसके अंदर भुगतान के बदले हमें सेवाएं मिलती हैं। और जो प्राथमिक क्रियाओं में और द्वितीय क्रियाओं में, जो द्वितीय क्रिया में उसको परिष्कृत करके मूल्यवान बनाया, उन सबको सुचारू रूप से सही ढंग से सभी को मिल सके या आगे सेवाएं मिल सके, आगे सेवाएं दे सके, उनके लिए जो मैनेजमेंट का कार्य है, जो प्रशासन का कार्य है, जो उसकी देखरेख का कार्य है, उसको आगे बेचने का, खरीदने का कार्य है, तो सारा सारा किस में आता है? सेवा सेक्टर में आता है, तृतीय क्रियाओं में आता है। चतुर्थ क्रिया, चतुर्थ क्रिया के अंदर क्या है? जीन गॉटमैन ने जो शोध कार्य है, जैसे रिसर्च करते हैं, है ना, जो शोध कार्य है वो भी चतुर्थ सेवा में माना है जीन गॉटमैन ने। और जो सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य चल रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल किया है। जो प्रबंधन में जैसे शिक्षा का प्रबंधन है, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन है, ये सब भी चतुर्थ क्रियाओं में माना गया है। शोध कार्य के अंदर रिसर्च कार्य जो करते हैं, जो बच्चे उच्च स्तर की हाई एजुकेशन डॉक्टरेट की जो डिग्रियां लेते हैं, वो जो रिसर्च करते हैं, वो सारा का सारा किसमें शामिल करते हैं? चतुर्थ क्रिया में शामिल करते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे चतुर्थ क्रिया में आते हैं। इसके बाद में फिर एक पंचम क्रिया और है आगे। पंचम क्रिया में क्या है? जैसे अनुसंधान, जैसे कोई भी हमें, जैसे अभी मंगलयान भेजा था तो वो बड़ा अनुसंधान है ना। कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो एक बड़ा अनुसंधान है। कोई एक ऐसी परियोजना निकालनी है तो भी बड़ा अनुसंधान है। अनुसंधान की जो क्रियाएं आती हैं वो सारी की सारी पंचम क्रिया के अंदर आती है, जिसमें एक बहुत बड़ा समूह है मिलकर के काम करता है। सरकार के जो उच्च स्तर के निर्णय है, या सरकार बनाना, या सरकार को सुचारू रूप से संचालन करना, ये सारे के सारे क्या है? पंचम क्रिया का काम है। कानूनी या तकनीकी जो सलाहकार होते हैं बड़े पैमाने के ऊपर, जो उसको सलाह देते हैं या उसको प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? पंचम क्रिया में आते हैं। या जो बड़े बड़े विचार रखने वाले, जो मनन करने वाले, चिंतन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो भी सारे पंचम क्रिया में शामिल किया जाता है। जो अपने विचारों को दार्शनिक स्वभाव वाले कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, उच्च जो बड़े लेवल के जो वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, जो अनुसंधान करते हैं कोई विभिन्न बातों के ऊपर, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? पंचम क्रिया में शामिल किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, मानव का जो व्यवसाय है और उसके जो प्रमुख प्रकार हैं, उनको हमने प्राग ऐतिहासिक काल, फिर प्राचीन काल, फिर मध्य काल और फिर आधुनिक काल के दृष्टिकोण से भी देखा हमने। और फिर इनको 5 क्रियाओं में विभक्त किया: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इन सब बातों को मिलाकर के सभी के एक मानव का व्यवसाय प्रारंभ होता है। मानव के व्यवसायों के प्रकार प्रारंभ होते हैं। और इस अध्याय के अंदर आपको एक सारणी मिलेगी पुस्तक के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग व्यवसायों का अलग अलग रूप दे करके और पूरा वर्गीकरण किया हुआ है। वो सारा का सारा आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और जो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध की जो बात की है, उनको विश्व मानचित्र के अंदर आप लोग भर करके देखेंगे अच्छे से, और उनको विश्व मानचित्र में आपको भरना है। और विश्व मानचित्र में आपको उसको प्रतिरूप को बिल्कुल एकदम सही सिस्टमेटिक ढंग से आपको सुचारू रूप से संचालन करना है। उसी प्रकार से अपना ये जो 7वां अध्याय है, इसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा जो मानव के व्यवसाय हैं उनकी प्रारंभिक रूपरेखा के रूप में आपने दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने प्रकार के व्यवसाय हैं और किस किस काल में कैसा कैसा विकास हुआ, जिनके ऊपर अपने अभी चर्चा की है। और अब अपने अगली कक्षा के अंदर अगले अध्यायों की बात करेंगे, जिसमें प्राथमिक क्रियाओं से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू।